हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स प्रोवाइड कराना शुरू किया है और आपको बताया है कि आगे भी इसी तरह बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके भी टॉपिक्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल के लिए पेडागोजी ऑफ इंग्लिश से हम शुरू कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी सारे टॉपिक्स पूरे हो जाएंगे, बस कोशिश की जा रही है धीरे धीरे करके आगे टॉपिक्स आपको देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है। तो एक हमने इसका टॉपिक पढ़ा था लैंग्वेज, उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज है आपका छोटे छोटे से टॉपिक हैं सेकेंड लैंग्वेज एक्वाइजेशन एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट, 3 लैंग्वेज फार्मूला एंड इट्स नीड, ठीक। तो देख लेते हैं फटाफट से इसको। सेकेंड लैंग्वेज एक्वाइजेशन और लर्निंग, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि दूसरी भाषा, दूसरी मतलब एक तो आपकी खुद की होगी जो नेटिव लैंग्वेज आप बोलते हैं, है ना, बचपन से बोलते सुनते आए हैं एक वो लैंग्वेज। उसके अलावा जब आप दूसरी भाषा सीखते हैं तो उसे आप सेकेंड लैंग्वेज एक्वाइजेशन या लर्निंग कहते हैं, ठीक है। तो लिखा भी कुछ इसी तरीके से है कि सेकेंड लैंग्वेज एक्वाइजेशन और सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग इज़ द प्रोसेस बाय विच पीपल लर्न एंड लर्न अ सेकेंड लैंग्वेज, कि एक ये प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति सेकेंड लैंग्वेज मतलब दूसरी भाषा को सीखता है। इट रेफर्स टू एनी लैंग्वेज लर्न इन एडिशन टू अ पर्सनस फर्स्ट लैंग्वेज। जब किसी पर्सन को फर्स्ट लैंग्वेज के साथ दूसरी भाषा सीखनी होती है, सीखी जाती है, उसको ही हम सेकेंड लैंग्वेज कहते हैं। सेकेंड लैंग्वेज एक्वाइजेशन इज ऑल्सो द नेम ऑफ द साइंटिफिक डिसिप्लिन डिवोटेड टू स्टडिंग द प्रोसेस। ये एक प्रकार से एक स्टडिंग का प्रोसेस भी कहा जाता है। और आगे इसमें कहा गया है कि इस प्रोसेस में सिर्फ सेकेंड लैंग्वेज को सीखना लिमिटेशन नहीं होता है कि सिर्फ आपने सेकेंड लैंग्वेज सीख ली, इसके साथ साथ आगे बच्चा थर्ड, फोर्थ या और भी लैंग्वेजेस सीखता है। ये तो एक सिंपल सी मीनिंग था। अब है इसके फैक्टर्स के सेकेंड लैंग्वेज को अपनाने में, एक्वायर करने में हमें क्या क्या जो फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं। पीपल में लर्न मैनी लैंग्वेजेस बट देयर आर सम फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द एक्वाइजेशन प्रोसेस। अब व्यक्ति, आप, हम, पूरे सोसाइटी में, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस सीखते हैं, बट कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। वो क्या है? सबसे पहला मोटिवेशन। अगर हम जानते हैं मोटिवेशन, तो सीधा सा मतलब आपको समझ में आता है कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। पहले आप उसके सीखने के प्रति क्या इच्छा होनी चाहिए आपकी, आप तभी सीख पाएंगे। अगर आपके अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो जैसे कई बार क्या करते हैं, आप पढ़ने के लिए मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, आप कितनी भी देख लीजिए वीडियोस, आपको मोटिवेशन तब तक रहेगा जब तक कि आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ख़त्म हो जाता है, हो सकता है कि थोड़े समय रहे लेकिन फिर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब आप अंदर से मोटिवेटेड होते हैं, खुद से मोटिवेटेड होते हैं, तो कोई भी काम करने में या फिर पढ़ने में आपका ध्यान ज़्यादा अच्छे से लगता है या आप समझ पाते हैं। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, एवरी लर्निंग स्टार्ट्स विद इनर मोटिवेशन। इट मीन्स दैट द मोर यू आर मोटिवेटेड टुवर्ड्स लर्निंग द फास्टर एंड द बेटर यू लर्न। आप जितना मोटिवेटेड होंगे अपने लर्निंग के लिए, सीखने के लिए, उतना जल्दी और अच्छा आप सीख पाएंगे। दिस मोटिवेशन हेल्प्स इन लर्निंग लैंग्वेजेस ऑल्सो। ये लैंग्वेज को सीखने में भी मदद करता है। अब मोटिवेशन तो किसी भी चीज़ को, जो भी चीज़ आपको सीखना है, कोई भी फील्ड हो सकता है ये, तो उसमें मोटिवेशन की आपको ज़रूरत होती है। बट टू बी मोटिवेटेड यू हैव टू बिलीव दैट यू कैन लर्न द लैंग्वेज एंड दैट यू कैन लर्न इट प्रिटी क्विकली। अगर आप क्या होंगे, मोटिवेटेड होंगे और बिलीव करेंगे अपने आप में, तो जल्दी आप लैंग्वेज सीख जाएंगे। सेकेंड है आपका रेगुलर प्रैक्टिस। अब मोटिवेटेड हो गए, ठीक है, मोटिवेशन के साथ में आप जब काम करना शुरू करेंगे, तो जब रेगुलरली काम करेंगे तो उसमें आपका इम्प्रूवमेंट आएगा और साथ ही साथ आप अच्छे से उसे सीख पाएंगे, जल्दी सीख पाएंगे, है ना, आपका मन लगेगा उसमें। वही बात यहाँ हो रही है कि एज वी हैव बीन लिसनिंग टू अ कोट सिंस चाइल्डहुड। हमने एक लाइन पढ़ी है बचपन से कि लर्निंग मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि सीखने से जो पर्सन है, मैन है, व्यक्ति है, वो परफेक्ट बनता है ना। एंड इट्स अ डैम राइट, ये बिल्कुल सही है। इट इज़ बेटर टू प्रैक्टिस द लैंग्वेज एवरी डे फॉर अ फ्यू मिनट्स दैन टू प्रैक्टिस इट वंस और ट्वाइस अ वीक। आप डेली प्रैक्टिस करेंगे लैंग्वेज को और उसके बाद धीरे धीरे आप क्या है, उसकी मात्रा को घटा सकते हैं कि वीक में 1 या 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, है ना। रेगुलर प्रैक्टिस इज़ वेरी मच नीडेड टू लर्न एनीथिंग न्यू एंड इट वर्क्स फॉर लैंग्वेज एक्वाइजेशन एज वेल। सो रेगुलर प्रैक्टिस आपके लिए ज़रूरी होती है किसी भी नई चीज़ को सीखने के लिए। इसी तरह लैंग्वेज एक्वाइजेशन में भी ये आपके लिए काम करती है।
थर्ड है आपका इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, लर्निंग एनीथिंग विदाउट एक्चुअली इन्वॉल्विंग इन इट इमोशनली विल नॉट गिव गुड रिजल्ट्स। इमोशनली का मतलब हुआ है यहाँ से आप पूरे मतलब अपने भाव के साथ सीख रहे हैं, है ना, जैसे कहते हैं तन मन धन से, तो पूरा मन लगा कर सीख रहे हैं किसी चीज़ को, तो वो अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा। आर मेमोरी कैन रिटेन मच बेटर इन्फॉर्मेशन व्हेन इट इज़ एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग इमोशंस। आप जब किसी भी मेमोरी को इमोशंस के साथ, अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से याद रह पाती है, ठीक है। और लास्ट है आपका फोर्थ, हम्बल अप्रोच। द कोट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आपने सुना होगा ना, ये कछुए और क्या खरगोश वाली कहानी के लिए कहा जाता है ना। Says everything about the approach used. The approach while learning something new should be humble. This will enhance learning. ठीक है, तो humble approach से आप आपकी learning को enhance कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, 3 language formula. The teaching system across various regions in the country was not uniform. देखिए, सबसे पहले एक तो ये नेम से पता चल रहा है 3 लैंग्वेज फार्मूला, कि कोई फार्मूला है जिसमें 3 लैंग्वेजेस की बात की जा रही है, ठीक है। अब ये क्या है, तो वही बात ये शुरू से बता रहे हैं कि जैसे आपकी कंट्री है तो कंट्री में जितने भी रीजन्स हैं वो यूनिफॉर्म नहीं है लैंग्वेज के मामले में, है ना। आप देखते हैं कि नॉर्थ में ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, जबकि साउथ में साउथ इंडियन जो लैंग्वेजेस हैं वो ज़्यादा बोली जाती हैं। ईस्ट में जाएंगे तो आपकी मणिपुरी वगैरह ये सारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म ऐसा नहीं है, ठीक है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। वेयर एज हिंदी वॉज द जनरल मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन द नॉर्थ में हमने बताया कि हिंदी भी ज़्यादा बोली जाती है, रीजनल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, एंड इंग्लिश वर द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अदर पार्ट्स। जबकि अदर बाकी जो हिस्से हैं वहाँ क्या है, इंस्ट्रक्शन का मीडियम इंग्लिश है, ठीक है, क्योंकि वो कॉमन पड़ जाता है। बाकी जो उनकी खुद की लैंग्वेजेस हैं वो सभी को नहीं आती हैं, जैसे महाराष्ट्रियन है ना, मराठी लैंग्वेज है, वो हर किसी को नहीं आएगी समझ, ठीक है। या और साउथ इंडियन लैंग्वेज है वो नहीं आएगी, तो वो किस में कम्युनिकेट करेंगे, इंग्लिश में कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये अपना जो इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश में देने की कोशिश करेंगे। देयरफॉर इन ऑर्डर टू यूनिफॉर्माइज द सिस्टम इन 1968 द न्यू एजुकेशन पॉलिसी डेराइव्ड अ मिडल पाथ कॉल्ड द 3 लैंग्वेज फार्मूला। अब ये जो यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, है ना, सभी अलग अलग लैंग्वेजेस को यूज़ कर रहे हैं, तो उसको यूनिफॉर्म करने के लिए सिस्टम को 1968 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक रास्ता बताया गया, एक तरीका बताया गया, जैसे बोला गया 3 लैंग्वेज फार्मूला। According to the National Educational Policy of 1968, the 3 language formula means that a third language apart from Hindi and English, which should belong to modern India, should be used for education in Hindi speaking states. हिंदी बोलने वाले राज्यों में हिंदी और इंग्लिश के अलावा एक और लैंग्वेज होगी जो मॉडर्न इंडिया में यूज़ की जा रही है ना, उसको भी सिखाया जाएगा, उसको भी पढ़ाया जाएगा, उसको करिकुलम का हिस्सा बनाया जाएगा। इन द स्टेट्स वेयर हिंदी इज़ नॉट द प्राइमरी लैंग्वेज, जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है, ठीक है। पहले तो बात हुई हिंदी बोलने वाले स्टेट्स के बारे में, अब जहाँ हिंदी प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है, प्राथमिक भाषा नहीं है, और रीजनल लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी शैल बी यूज्ड। देखिए, तो वहाँ क्या होगा, हिंदी यूज़ की जाएगी एज अ थर्ड लैंग्वेज, ठीक। एक तो इंग्लिश हो ही गया, उनका रीजनल लैंग्वेज हो गया, और थर्ड लैंग्वेज वहाँ हिंदी पढ़ाई जाएगी। दिस फार्मूला वॉज ऑल्टर्ड एंड अमेंडेड बाय कोठारी कमीशन। इस फार्मूला को अमेंड किया गया, इसमें कुछ चेंज किया गया कोठारी कमीशन के द्वारा 1964-66 में, सो एज टू अकोमोडेट रीजनल लैंग्वेजेस एंड मदर टंग्स ऑफ द ग्रुप आइडेंटिटीज़। ऑल्सो हिंदी एंड इंग्लिश रिमेन्ड एट द 2 एंड्स ऑफ द लाइन, कि आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है और मदर टंग है उनको बढ़ावा दिया गया, ठीक है। हाँ, लेकिन हिंदी और इंग्लिश अभी भी वैसे ही हैं, उनको यूज़ किया जाएगा। यहाँ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लैंग्वेज के बारे में अलग अलग बातें कही गई हैं, मतलब उसको समझाया गया है क्या क्या होता है, तो देखेंगे। द फर्स्ट लैंग्वेज दैट स्टूडेंट शुड स्टडी मदर टंग और द रीजनल लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी होगी, मदर टंग, मातृभाषा, या जो किसी एरिया की या किसी रीजन की रीजनल लैंग्वेज है, वो उसे हम फर्स्ट लैंग्वेज कहेंगे। सेकंड लैंग्वेज क्या होगा, इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, अगर हिंदी बोलने वाले राज्यों की बात करें, दिस वुड बी इंग्लिश और सम अदर लैंग्वेज बिलोंगिंग टू मॉडर्न इंडिया। ये इंग्लिश हो सकती है सेकंड लैंग्वेज, या कोई और दूसरी भाषा भी हो सकती है। इन नॉन हिंदी स्टेट्स, जो हिंदी नहीं बोलते हैं जिन स्टेट्स में, राज्यों में, वहाँ जो दूसरी भाषा है वो या तो इंग्लिश होगी या हिंदी होगी। अब थर्ड लैंग्वेज क्या होगा, इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, अगर हिंदी बोलने वाले राज्यों की बात करें, दिस वुड बी इंग्लिश और सम अदर लैंग्वेज बिलोंगिंग टू मॉडर्न इंडिया, बट द वन दैट इज़ नॉट चूजन एज द सेकंड लैंग्वेज। अब देखिए, जो आपने
हिंदी लैंग्वेज में क्या हो, स्टेट में क्या होगा, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में, कि सेकंड लैंग्वेज आपने मान लीजिए इंग्लिश चूज़ कर ली, ठीक है, तो थर्ड लैंग्वेज आप इंग्लिश नहीं ले सकते, फिर आपको वो कोई और भाषा लेनी पड़ेगी। और आपने जो भाषा सेकंड लैंग्वेज में मान लीजिए मराठी चूज़ कर ली, तो आप थर्ड लैंग्वेज फिर मराठी नहीं ले सकते, मतलब जो सेकंड लैंग्वेज है वो थर्ड लैंग्वेज नहीं हो सकती, वो डिफरेंट कुछ होगी, ठीक, जो भारत के अंदर बोली जाती हैं उन्हीं में से। और नॉन हिंदी स्टेट्स में क्या होगा, this will be English or some other language belonging to modern India but the one that is not chosen as the second language। इसके लिए भी सेम रूल है, जो सेकंड लैंग्वेज के रूप में ना चुनी गई हो वो भाषा आपकी थर्ड लैंग्वेज हो जाएगी, ठीक है। Incidentally, the NPE 1986 made no change in the 1968 policy on the three language formula and the promotion of Hindi and repeated it verbatim। अब देखिए आगे जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 1986 की, उसमें और कोई बदलाव नहीं किया गया, जो 1968 में जो चीज़ें लाई गई थी उसी तरीके से यहाँ पे आगे चलती रहीं, ठीक है, जो रूल्स थे। अब नीड, यहाँ पे 2 नीड हैं थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की। द कमिटीज़ रिपोर्ट ऑब्जर्व दैट लर्निंग लैंग्वेजेस आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि लर्निंग लैंग्वेजेस को लर्न करना चाइल्ड्स के कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा, द प्राइमरी एम इज़ टू प्रमोट मल्टीलिंग्विज्म एंड नेशनल हार्मनी, ठीक है। अब इसमें क्या सिखाना था इनको कि बच्चा कैसा हो, मल्टीलिंग्विज्म हो, उसको कई सारी भाषाएं आता हो, और नेशनल हार्मोनी से बनी रहे, जिससे कि जो बाकी स्टेट्स हैं वो हिंदी या दूसरी लैंग्वेज के द्वारा अदर स्टेट से कम्युनिकेट कर पाएंगे, क्योंकि भाषा की रहते हुए पहले भी आपकी कुछ पॉलिटिकल या रीजनल ऐसे इश्यूज़ हुए हैं जिनके बेसिस पे काफ़ी परेशानियां देखने को मिली हैं। तो इनका मकसद था कि नेशनल हार्मोनी इससे बनी रहे। जैसे कि अगर आप जानते होंगे कि साउथ में एक स्टेट को लैंग्वेज के आधार पर अलग किया गया था, आप जानते हैं इसके बारे में? जानते हैं तो कमेंट करके बताइए वो कौन सा स्टेट है जिसने भाषा के आधार पर अपनी जगह बनाई है, कह सकते हैं कि उस अपना हिस्सा लिया है, एक स्टेट में से दूसरा स्टेट बना है लैंग्वेज के आधार पर, वो कौन सा है? ओके, तो कैसा रहा लेक्चर बताइएगा, कोई इम्प्रूवमेंट करना हो वो बताइएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।